तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, तो फिर से मैं आ चुका हूं पॉलिटी की सीरीज लेके। इसमें आज हम थर्ड चैप्टर है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कवर करेंगे। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, शुरुआत के टाइम पे शुरू से हमेशा क्या होता था कि राजा रानी महाराज इस तरीके का उन लोग का शासन चलता था, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो ब्रिटेन में हो। ठीक है, सो वो एक मोनार्कियल सिस्टम पहले था, मींस राजा ही सब कुछ है, राजा ही लॉ एंड ऑर्डर है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिस्टम को बदला गया। समझे, धीरे धीरे क्या वो सिस्टम को बदला गया। कारण क्या था, क्योंकि जनता कई बार क्या राजा से वो खुश नहीं होती थी, क्योंकि राजा अपने ही हिसाब से काम किया करता था, जनता के हित में काम नहीं करता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में एक प्रावधान की बात आई, वो था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। हर एक देश का एक संविधान होना चाहिए। हम अगर जहां रह रहे हैं हमारा एक संविधान होना चाहिए। संविधान का मतलब एक नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए समान हो। ठीक है ना, सबके लिए एक अधिकार का प्राप्त करते हो, सबके लिए एक अधिकार हो वहां पे। तो वैसा, यानी अगर किंग क्वीन या अगर एक लोकल व्यक्ति भी अगर कोई क्राइम करता है तो जो सजा उसको है वैसी ही कहीं ना कहीं उसको होनी चाहिए। मतलब संविधान की प्रावधान आना चाहिए। तो समझते हैं क्या था इसको थोड़ा सा। देखिए, शुरुआत में किंगडम की बात अगर मैं कर रहा हूं, मोनार्कियल फॉर्म होता था, हमको सबको पता है, राजशाही शासन, चाहे वो भारत में हुआ या कहीं और हुआ। तो धीरे धीरे क्या इसको बांटा गया। एक तो था एब्सोल्यूट मोनार्की, दूसरा था क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की जो क्या, जिसमें किंग और क्वीन ही सब कुछ माने जाते थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें क्या, अब धीरे धीरे प्रावधान आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होना चाहिए, नियम कानून बना दिए गए कि संविधान एक होना चाहिए जनता के लिए। सो उसमें क्या किंग क्वीन थे। देखिए मैं बता रहा हूं, इसमें भी ये भी मोनार्कियल में ही है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसमें किंग क्वीन तो थे, लेकिन लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं, उनसे बड़े नहीं, यानी जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के पास आ रही, संविधान में अगर ये बातें लिखी हैं वही सर्वोपरि हैं, मतलब सबसे ऊपर हैं, किंग क्वीन से भी ज्यादा। सो इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे कि एग्जांपल देखूं तो इंग्लैंड में, जापान में और स्पेन में किंग क्वीन है, लेकिन संविधान उसके ऊपर है। ठीक है ना, नाम के किंग क्वीन है। वैसे ही एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की। तो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और थोड़ा सा जो नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या फर्क है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो एक तो बन गया, ठीक है, इसमें एक और चीज मैं बता दूं, अगर इंग्लैंड की बात देखे जाए तो 1215 में क्या हुआ था, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1215 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कारण क्या है, इस समय से क्या हुआ, किंग और क्वीन ने जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एडॉप्ट कर लिया था एक तरीके से। मतलब वो थे, लेकिन पावर अभी किसमें थी, कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ एंड ऑर्डर वो ज्यादा बड़ा था। सो इसलिए 1215 को मैग्ना कार्टा के लिए माना जाता है, यानी उसकी शुरुआत कर दी गई थी एक नए कानून, एक संविधान की। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, लेकिन कई बार क्या होता है हम इसको जान नहीं पाते हैं कि किस प्रकार का। देखिए दो प्रकार का संविधान को बांटा गया है, रिटन और अनरिटन, लिखित रूप में या कहीं कहीं लिखित में है भी नहीं। जैसे लिखित में होता है तो क्या बातें होती मैं दिखा देता हूं। लिखित जहां का होता है वह सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाई जाती है। ठीक है, संविधान ही सबसे बड़ा है। और अनरिटन सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संसद, सीनेट, ठीक है, वेस्टमिंस्टर हाउस। सो वो सब सुप्रीम होते हैं, जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, उसमें अनरिटन में वो होती है क्या, सुप्रीम। और जो रिटन होता है उसमें संविधान को ही सुप्रीम माना जाता है। भाई सोच के भी देख लो, सीधी सी बात है, रिटन है, टाइम लग रहा है उसको समझने में, बोलने में, उसको लिखित रूप में है, तो क्या कहीं ना कहीं उसको ही सुप्रीम बनाया जाएगा।
ये तो एक फैक्चुअल बात थी, बाकी इसको ध्यान रखना रिटन और अनरिटन में क्या डिफरेंस है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहता है रिटन में, संविधान ऊंचा, उसको ऊंचा दर्जा दिया गया है, उसको सुप्रीमेसी है। और अनरिटन में पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की बातें, पार्लियामेंट के ऑर्डर, ये रहता है अनरिटन में एक तरीके से। ठीक है, संविधान में लिखा है उससे मतलब नहीं है, यानी वो अपने हिसाब से अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अनरिटन में। कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर ऑफ पार्लियामेंट। इस वाले में अगर जो जहां का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहा जाता है मदर ऑफ पार्लियामेंट। संविधान ही क्या है, मां है पार्लियामेंट की। और जहां पे अनरिटन है, चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का बेटा कौन है, संविधान है। देख लीजिए, सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये दोनों। दूसरा, अगर देखा जाए रिटर्न होता है, टफ अमेंडमेंट प्रैक्टिस होती है इसमें। टफ अमेंडमेंट, इतनी आसानी से इसमें बदलाव नहीं कर दिए जा सकते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है, स्पेशल मेजोरिटी लगती है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है। जो पार्लियामेंट होता है, हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, उनमें वोटिंग भी होती है। ठीक है, तो इसका एक सिस्टम है जिसमें क्या, कहीं देखिए सबका अगर कुछ अमेंडमेंट लाना है सो उसका भी एक सिस्टम है, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फिर स्पेशल मेजोरिटी। ये जब मैं मेजोरिटी का एक बैच लेके आऊंगा, एक स्लाइड बना दूंगा बाद में आपको, सो उसमें सब में जो भी मेजोरिटी कहां कहां कब यूज हो रही है उसको मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी ध्यान रखेंगे, स्पेशल मेजोरिटी होता है कब, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, किसमें, दोनों हाउस में, चाहे वो सेपरेटली हो लोकसभा में, चाहे वो सेपरेटली हो राज्यसभा में। ठीक है, सो ये है, यानी अमेंडमेंट इतनी आसानी से नहीं हो पाता है रिटर्न के टाइम पे। और अनरिटर्न के समय में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। सो रिक्वायर्ड सिंपल मेजोरिटी से ही क्या हो जाता है, 50% प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी उस पार्लियामेंट में, उस हाउस में जितने भी प्रेजेंट हैं वो वोट दे देंगे, बस उससे 50% प्लस हो जाएंगे। यानी 50% से ज्यादा अगर वहां पे वो वोट दे रहे हैं फेवर में, तो जो भी अमेंडमेंट करना है तो वो अमेंडमेंट हो जाएगा। ये होता है वहां का, किसमें, अनरिटर्न में, यानी ये इजी है। और हमारा ये है। अब प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू देखिए, रिटर्न में जुडिशियल रिव्यू का भी प्रावधान है। जुडिशियल रिव्यू से मतलब क्या होता है कि न्यायिक समीक्षा। ठीक है ना, अगर कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट फीचर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है उनका कहीं हनन हो रहा है, तो हम क्या है, हम जुडिशियल रिव्यू के तहत कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये प्रावधान है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कहीं क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट का भी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नो प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है, समझे इसमें। और इसमें है न्यायिक समीक्षा। अगर देखा जाए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और अमेरिका आते हैं, और इंग्लैंड क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके का रिटर्न होता है, किस तरीके का अनरिटन होता है। ठीक है, अब जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके क्या क्या फीचर हैं जिसको हमारे संविधान में, जिसको हम आज यूज करते हैं, और उस समय जब आया था, कब, 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ एडॉप्शन यही है, और 26 जनवरी 1950 डेट ऑफ कमेंसमेंट है ये। तो उसके बाद क्या क्या फीचर्स जब लागू तो हो गया, ठीक है, तो उसके क्या फीचर्स थे थोड़ा सा उसको समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं। देखिए, अब इसमें कुछ मैंने क्या लिखे हैं, साइलेंट फीचर्स कुछ हैं, हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल लक्ष्मीकांत का है, आप टेंशन ना लें, मैं बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे समझाने के लिए आया हूं। ठीक है, सो देखते हैं पहला क्या है। देखिए, साइलेंट फीचर में लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी बात कही गई, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये एक वन ऑफ द फीचर है। अगर देखा जाए हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, एलाबोरेट और डिटेल डॉक्यूमेंट है, ये मैं पहले बता दूं। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ, बहुत ही ज्यादा, और डिटेल्ड, हर एक चीज को, हर एक आर्टिकल को, ठीक है, हर एक सेक्शन को बहुत ज्यादा बारीकी से
हर एक क्लॉज को बार बार रिव्यू करा गया है, तब जाके इसको बनाया गया है। ठीक है ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे ही नहीं लगे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा इंडिया का है हमारा। अगर देखा जाए आर्टिकल 1949 में जब ये तैयार हुआ था तो कितने थे इसमें, 395, यानी 22 पार्ट में 395 आर्टिकल थे और शेड्यूल कितने थे, 8 थे। लेकिन आज के समय में अगर आज प्रेजेंट की बात करूं तो आज है अराउंड 448 आर्टिकल है और 12 तो शेड्यूल आ गए हैं। पार्ट उतना ही है, देखिए पार्ट उसी में हम फेरबदल करते रहते हैं, उसी पार्ट में क्लॉज बाय क्लॉज बढ़ाते रहते हैं, सेक्शन वाइज बढ़ाते रहते हैं। और जो आर्टिकल वैसे तो हम 395 ही लिखते हैं, लेकिन बस उसमें क्या कर रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब क्लॉज बाय क्लॉज बढ़ा रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो वैसे तो आर्टिकल 448 है, लेकिन आधिकारिक तौर से रिटर्न तौर में अगर पूछा जाए कितने आर्टिकल तो 395 ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी में हम फेरबदल कर रहे हैं। सो ये तो रही एक इसकी लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात। दूसरा, फैक्टर्स क्या रहे, ये क्यों इतना एलिफेंटाइन साइज का बनाया गया, इसको ऐसा क्यों बन पाया, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कारण क्या था, और कोई कंट्री का तो पता नहीं, भले कंट्री चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक इंडिया ऐसा जिसका ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है संविधान बनाते समय। चाहे आप पहुंच जाइए नॉर्थ में, पहुंच जाइए साउथ में, पहुंच जाइए नॉर्थ ईस्ट में, पहुंच जाइए वेस्ट में, पहुंच जाइए सेंट्रल में आ जाइए, देखिए एक अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशन, अलग लैंग्वेज मिलेगी आपको, सब कुछ अलग। अगर देखा जाए ज्योग्राफिकल फैक्टर के हिसाब से टाइमिंग देखी जाए, सो नॉर्थ ईस्ट का टाइम भी, उठने का समय अलग है, बैठने का समय अलग है, सोने का समय अलग है, ऑफिस टाइमिंग का अलग है, ट्रॉपिक ऑफ जो बन रहा है कैंसर और मेरिडियन जो पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रहा ज्योग्राफिकल पार्ट फिलहाल। लेकिन यहां पे देखा जाए ये क्यों ये फैक्टर बना, क्योंकि भाई इंडिया का संविधान बन रहा है तो इसको जरूर उनके लोगों को देखा जाएगा कि वहां के लोग किस तरीके के, वहां का कल्चर कैसा, वहां का ट्रेडिशन कैसा है, वहां की लैंग्वेज कैसी है। सो ये सबको देखते हुए इसमें भी टाइम लगा। ठीक है ना, इसमें भी टाइम लगा, उसको समझा गया वहां के लोग के लिए क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं सही है, कैसे लॉ लाने चाहिए। तो इसलिए ज्योग्राफिकल फैक्टर इसके एक एलिफेंटाइन साइज का क्या है, मायने रखता है यहां पे। ठीक है, दूसरा था हिस्टोरिकल फैक्टर। एक हिस्टोरिकल फैक्टर था जिसका मोस्टली इन्फ्लुएंस देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से अराउंड देखा जाए। अगर जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो लगभग इसी से उठा लिया, मोर देन 50% इसी से उठा लिया गया है, क्योंकि इसमें कई बातें, ये तो शुरू से ही अंग्रेजों के समय का था कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसमें भी कई बातें अच्छी थी, ऐसा नहीं है सभी खराब थी, सब कई बातें अच्छी थी। तो जो जो सही बातें लगी यहां से उठा ली गई। ठीक है, क्योंकि ये भारतीयों के लिए ही बनी थी। अगर ये सीधी सी बात है, अगर ये भारतीयों के लिए नहीं होती तो फिर इसको कैसे, फिर तो एक नया ढंग से पेश करना पड़ता ना। ये तो ऑलरेडी बनी हुई थी इंडियंस के लिए, इंडियन को देखते हुए बनाई थी अंग्रेजों ने। ठीक है ना, सो एक हिस्टोरिकल फैक्टर ये था। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर सेंट्रल एंड स्टेट। अब उन्हें ये भी तो देखना था, जब क्या क्या फैक्टर बन रहा है बड़ा बनाने के लिए, क्यों बड़ा बना भाई, एक ये भी देखना, एक तो ज्योग्राफिकल हो गया, एक तो हिस्टोरिकल हो गया, 1935 से ले लिया था, और तीसरा क्या था, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, यानी सेपरेटली जम्मू कश्मीर। हाँ उस समय अलग बना, लेकिन अब तो ये धारा को हटा दिया गया है, तब से तो फिलहाल तो एक है। लेकिन अगर उस समय की बात करें तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के क्या हुआ, सेंट्रल और स्टेट के लिए सिर्फ एक संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर को छोड़ के संविधान सिर्फ एक निर्माण हुआ था। ठीक है, इसलिए उसको भी देखना था कि सेंट्रल के हिसाब से प्रेसिडेंसी है या स्टेट आ रहे हैं तो वो कैसे वर्क करेंगे, तो उसके हिसाब से भी संविधान को बनाना था। फिर एक था कि डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और इसमें क्या क्या लीगल फैक्ट्स आने थे, लीगल बातें आनी थी, तो उनको इंक्लूड करा गया, उनको वेरीफाई करा गया। ठीक है, सो इसलिए इसको और ज्यादा समय लगा। तो मेन कारण ये 4 हैं वैसे तो। ठीक है, फैक्टर फॉर एलिफेंटाइन साइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को कहा जाता है वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया को। ठीक है, तो अब क्या है,
ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स। सेकंड फीचर इसका देखा जाए तो क्या है, ये कई जगह से मोर देन 150 कंट्रीज से बताया जाता है कि क्या इसको एडॉप्ट करा गया, वहां के संविधान को अच्छी तरीके से देखा गया, समझा गया, परखा गया, उसके बाद तब जाके इसको यहाँ पे इंडियन में एडॉप्ट करा गया। तो क्या कहां कहां से, देखिए डिफरेंट कंट्रीज, और मोस्टली मैंने पहले ही बता चुका हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। अगर इसका स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, मेन जो स्ट्रक्चरल बेसिस पार्ट है, बेसिक पार्ट है इसका, देखा जाए तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से लिया गया है। फिलोसॉफिकल पार्ट जैसे फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गई, ये सब क्या अमेरिका और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे बाद में, क्या कहां से क्या क्या लिया गया, एक स्लाइड इसकी अलग लेके आऊंगा मैं, ठीक है, या हो सकता है इसी में लेके आ जाऊं। फिलहाल हम इसको पहले साइलेंट फीचर को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्ट, देखिए स्ट्रक्चरल पार्ट, फिलोसॉफिकल पार्ट और पॉलिटिकल पार्ट, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट असेंबली या रिलेशन बिटवीन क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके बारे में बताया गया, क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसे, और क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए कैबिनेट असेंबली के, ठीक है। सो ये सब क्या पॉलिटिकल पार्ट आ गया ना, कैबिनेट असेंबली के बारे में, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका इनके बीच में। ये कहां से, ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या है पॉलिटिकल पार्ट, यानी पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, फिलोसॉफिकल पार्ट अमेरिकन और आयरिश कॉन्सेप्ट, और स्ट्रक्चरल पार्ट अगर देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि वो ब्रिटिश का ही है, ठीक है। सो ये यहां से ली गए थे। और कुछ और प्रोविजन थे, कहां से ली गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मैं बोला ना, अभी लेके आऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। सो उसमें आपको ये पूरा एक लिखा दूं कहां से क्या क्या लिया गया था, ठीक है। अब ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पहले इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी का मतलब, ये इतनी आसानी से क्या होता था, देखिए स्पेशल प्रोसीजर लगता था अमेंडमेंट करने के लिए, अमेंडमेंट मतलब बदलाव करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर, जैसे अमेरिका में, ठीक है, अगर किसी प्रोविजन में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज में बदलाव करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, मैंने पहले ही बताया, इसके लिए मैं भी अलग क्लास लाऊंगा। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ बोथ हाउस, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। सो इस तरीके से लगता था उनका, जब हो जाएंगे हस्ताक्षर फिर आगे वो फॉरवर्ड किया जाएगा कहाँ, प्रेसिडेंट पे, फिर वो देखेगा, उसके बाद तब जाके कोई लॉ बनता था। तो ये अमेंडमेंट, यानी तब जाके अमेंडमेंट होता, तो ये एक लंबा प्रोसेस कहलाता था, स्पेशल प्रोसीजर, समय लगता था। लेकिन बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो अमेंड इन सिंपल मेजोरिटी, ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, 50% + 1, 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी है हाउस में। सो ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन इंडिया में क्या अपनाया गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था ना ही रिजिड ना ही फ्लेक्सिबल, मतलब कैसा है, सिंथेसिस ऑफ बोथ, एक तरीके से दोनों है और दोनों नहीं भी है। जहां उसको आवश्यकता है सो रिजिड बन जाता है, जहां नहीं आवश्यकता है वहां रिजिड नहीं बनता, वहां फ्लेक्सिबल बन जाता है। यानी कहीं अगर जरूरत है तो सिंपल मेजोरिटी की, तो सिंपल मेजोरिटी से देखा जाता है, और कहां जरूरत है इसकी स्पेशल मेजोरिटी की, तो स्पेशल मेजोरिटी। इसका एक क्लास अलग बताऊंगा जिसमें मैं सिंपल मेजोरिटी में क्या क्या आते हैं, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं, और स्पेशल मेजोरिटी में या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या कंडीशन है, इसको मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये तो अभी साइलेंट फीचर चल रहा है, ठीक है, 3 हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या, देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया यहाँ पे, फेडरल सिस्टम, एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्या फेडरल सिस्टम बट यूनिटरी बाइस। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक चार्ट सा दिख रहा होगा आपके सामने, ठीक है। पहले तो फेडरल सिस्टम के लिए मतलब बता देता हूं मैं, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, यानी पावरों का, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, सेंटर और स्टेट में। फिर भी क्या है, ये यूनिटरी बाइस है, मतलब यूनिटरी बाइस नॉन फेडरल है। मैं ये बता दूं कैसे, देखिए अगर गवर्नर है, गवर्नर को भी अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल से अपॉइंटमेंट आती है उसकी, है ना, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। तो गवर्नर भी किस पे डिपेंड है, सेंट्रल पे। और यूनिटरी बाइस, और ये कैसे हो गया, देखिए सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है ना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सो ये सब फीचर्स क्या इसको यूनिटरी बाइस बनाते हैं। जैसे आर्टिकल अगर 1 की बात करूं, उसमें क्या लिखा है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और इंडिया को एक क्या, भारत को क्या, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब
राज्यों का संघ बताया गया है वहां पे, सेपरेट नहीं है। सो यूनिटरी वाइज, फेडरल वर्ड का यूज भी कहीं नहीं हुआ है। मैं पहले एक बात और बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड का यूज नहीं हुआ है, वहां पे क्या यूज हुआ है, यूनियन। यूनियन। अब देखिए मैंने यहां पे ये जो चार्ट बनाया है इसको थोड़ा समझा देता हूं क्या बनाया। एक्चुअली में यही पूरा पॉलिटी है, यही पूरी पॉलिटी है, इसी को हमें पढ़ना है। यही पूरी पॉलिटी है और इसी को हमें पढ़ना है और इसी को समझना है। तो फेडरल सिस्टम क्या है, डिवीजन ऑफ पावर ही होती है। ठीक है, कोई इसे क्वासी फेडरल भी कहता है, केसी वॉर ने इसे क्वासी फेडरल का भी नाम दिया था। ठीक है, क्वासी फेडरल। ठीक है, यानी फेडरल सिस्टम क्या हुआ, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, पावर का विभाजन, यूनियन की पावर अलग, स्टेट की पावर अलग। ठीक है ना, यूनियन के पास क्या पावर है, वो अपनी बाउंड्रीज, अपनी टेरिटरीज के लिए। यूनियन स्टेट के पास क्या पावर है, वो अपने स्टेट या अपने बाउंड्री या टेरिटरी में क्या वो पावर को यूटिलाइज कैसे कर सकता है विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, इंटरफेरेंस, किसी का कोई इंटरफेरेंस ना हो। सो वो तो रही फेडरल सिस्टम। लेकिन यूनिटरी क्या बताया मैंने, यूनिटरी जैसे अभी क्या समझाया मैंने, ये अपॉइंट कर रहा है गवर्नर को। सो कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल अपॉइंट कर रही है। सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ पे, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब क्या क्या बता रहे हैं कि हाँ फेडरल है लेकिन क्या यूनिटरी बाइस है, एक है फिर भी। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए कैसे डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है ना, कार्यपालिका, विधायिका या विधानपालिका भी कह सकते हैं इसको, और ये न्यायपालिका। देखिए अगर कार्यपालिका की बात करूं, एग्जीक्यूटिव की बात करूं, तो नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल दो पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं। देखिए कार्यपालिका में ये जरूरी नहीं जो पॉलिटिकल डेट मींस वही एग्जीक्यूटिव आ रहा है, एनजीओ वगैरह भी आ रहे हैं, समाज सेवी भी आ रहे हैं, सो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं। ठीक है, नॉन पॉलिटिकल। और पॉलिटिकल की मेन बात करें यहां पे हमें जिसको समझना है, इसको देखिए पॉलिटिकल पार्टी अगर एग्जीक्यूटिव में हमने दो पार्ट में दिखाया है। देखिए यूनियन और स्टेट, मैंने कोई फेडरल नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, यूनियन और स्टेट। सेंट्रल भी नहीं लिखा है, यूनियन लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल का भी यूज नहीं हुआ, फेडरल का भी यूज नहीं हुआ, किसका यूज हुआ, यूनियन का। सो हम क्या बुलाएंगे सेंट्रल के लिए, यूनियन वर्ड। ठीक है, तो यूनियन और स्टेट। देखिए यूनियन का सुप्रीम अगर देखूं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जनरल ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये पोस्ट है। सबसे बड़ा ये है अगर यूनियन में देखा जाए, सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, यही है पूरी पॉलिटी और कुछ है ही नहीं, इनको सेपरेटली पढ़ेंगे हम। अभी मैं जस्ट एक बता रहा हूं आपको फेडरल सिस्टम में कैसे पावर ऑफ डिवीजन है। और अगर बात करता हूं स्टेट में, स्टेट में आ जाइए, सुप्रीम पावर आ गई, फिर गवर्नर की अपॉइंट तो हालांकि यही करती है, यूनियन ही करती है या प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, सो क्या है, गवर्नर है, फिर मिनिस्टर आ जाइए, फिर एडवोकेट जनरल आ जाइए, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, सो ये इसके अकॉर्डिंग है, स्टेट के अकॉर्डिंग। ये तो बात हुई एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की। अब आ जाइए भाई किसमें, विधानपालिका, विधायिका में क्या है यहाँ पे, लेजिस्लेचर में या लेजिस्लेटिव में यूनियन और स्टेट। फिर इसको बांटा, हम कहते हैं क्या इसमें, पार्लियामेंट, जिसमें आ जाता है प्रेसिडेंट, सुप्रीम। तीन में, पार्लियामेंट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा सुप्रीम होती है पहले बता दूं, फिर राज्यसभा। इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, अभी जस्ट पावर के लिए समझाने के लिए यहाँ पे हैं। और अगर स्टेट में आ जाइए तो गवर्नर है, फिर एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। ठीक है ना, सो इस तरीके से यहां पे स्टेट और इसमें है। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन, सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे फैक्टर, यहाँ पे मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, एक ही संविधान के ऊपर काम होगा, एक ही संविधान लागू होता है, कोई अलग नहीं है। बस सिस्टम क्या, पावर को क्या बांटा गया है, डिवाइड कर दिया गया है। इसलिए
WCOR ने इसको क्वासी फेडरल इस सिस्टम को कहा भी है। ठीक है, उसके बाद जो जुडिशियरी न्यायपालिका, इसमें भी बांटा गया है। कैसे बांटा गया देखिए, यूनियन और स्टेट में। यूनियन में एक है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और स्टेट में क्या है, हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे विलेज कोर्ट। सो इस तरीके से क्या है, ये पावर का डिवीजन है और यही पूरी पॉलिटी है, इसी को हमें पढ़ना है, इसी के अंदर सब क्लॉज आ जाएंगे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स, दैट मींस 448 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल, सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर बात करूं तो 7th शेड्यूल में बात करी गई है, हालांकि अभी ये नहीं बताऊंगा, फिर भी हल्का सा बता दिया मैंने कि 7 शेड्यूल 12 शेड्यूल होते हैं, जिसमें 7 शेड्यूल में फेडरल सिस्टम की बात करी गई है। ठीक है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, इनके सब्जेक्ट्स आते हैं। सो इसको हम आगे कवर करेंगे, फिलहाल तो अभी जस्ट एक बेसिक फीचर्स की बात हो रही है, सो उसके लिए यह बता दिया। सो साइलेंट फीचर में क्या है कि फेडरल सिस्टम भी है बट यूनिटरी वाइज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, इसको समझ लेते हैं। देखिए कुछ साइलेंट फीचर और लिखे हैं, इसमें लिखा है देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल, मैंने ये पहले भी समझा चुका हूं फेडरल सिस्टम में, अभी समझाता है इसका फीचर में। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो यहां पे कैसा ये सिस्टम रहेगा, यहां पे एडॉप्ट करा गया कौन सा सिस्टम, ब्रिटेन की तरह क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे वहां का वेस्टमिंस्टर का पार्लियामेंट सिस्टम है, वहां की तरह सिस्टम को, लाइक क्या पार्लियामेंट में क्या लोकसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सिस्टम को एडॉप्ट करा गया। और उसमें क्या क्या होगा वो चीज हम थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं। देखिए लोकसभा राज्यसभा के लिए प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव वहां पे रहेंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल, जो भी अगर उसमें देखा जाए, चाहे वो लोकसभा हो, खासकर राज्यसभा या पार्लियामेंट्स में कौन रूल करेगी, मेजॉरिटी पार्टी, जो मेजॉरिटी पार्टी रहेगी, बहुमत पार्टी। ठीक है, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, और एक तरीके से कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी किसकी, कार्यपालिका की, ठीक है, लेजिस्लेचर के प्रति। ठीक है, ये क्या, ये सब क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री या काउंसिल या सीएम, अगर स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट में सीएम, और इसमें कौन, प्रधानमंत्री, सेंट्रल में या यूनियन में, इसकी लीडरशिप की बात कही गई है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा या लोकसभा का भंग करना, ये सब क्या है, ये सब पूरा फीचर, ये सब सिस्टम किसमें दिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, वो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ठीक है, वहीं से लिया गया है ये। तो यही क्या सीधा सीधा एक फीचर ये भी जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद एक बात और है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब हो गया कैसे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को और जुडिशियल सुप्रीमेसी को जोड़ा जाए। ठीक है, यानी जो पार्लियामेंट है उसकी सोवरेनिटी को देखा जाए, क्या उच्च ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे है वेस्टमिंस्टर में, ठीक है, सो उसमें क्या होगा, ब्रिटिश की क्या सुप्रीमेसी रहेगी, ब्रिटेन की क्या सुप्रीमेसी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो कोई भी पार्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है। ठीक है, अमेंड कर सकता है। वैसे ही इसमें क्या सोवरेनिटी का लिए लॉ वहां से लिया गया ब्रिटेन से, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव लाएगा कि ऐसे ही सबको ये अमेंड नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट से, क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर को वहां पे डिस्टर्ब नहीं करा जाएगा। अगर अमेंडमेंट भी होता है देन उसका बेसिक स्ट्रक्चर वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उससे छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। हालांकि यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे किस तरीके से दोनों को लिंक किया गया, एक सोवरेनिटी पार्लियामेंट सिस्टम और दूसरा जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब जुडिशियल सिस्टम। ये तो, और जुडिशियल सिस्टम देखिए वो अमेरिका का अगर देखा जाए उसमें क्या रहता है, अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा फेडरल कोर्ट यहाँ है सुप्रीम कोर्ट कह लो, उसके पास क्या अथॉरिटी रहेगी, कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स जुडिशियल रिव्यू।
मतलब ये क्या कर सकता है, इसके पास जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक सेपरेट बना दिया गया, लेकिन दोनों क्या है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दोनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट को पावर ये दे दी गई कि जो भी पार्लियामेंट्री लॉज बन रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं किसी चीज का वायलेशन है या वो किसी जनता के खिलाफ बन रहे हैं, जनता के पब्लिक बेनिफिट्स में नहीं है, सो उसको क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक ठहरा दिया जा सकता है न्यायिक व्यवस्था के द्वारा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा, या जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं जिसको हम। ठीक है, सो ये दोनों सिस्टम यानी दोनों को जोड़ा गया, किसको, पार्लियामेंट सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को भारत के लिए। लेकिन यहां का जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम था इसमें थोड़ा सा फर्क था, मैं बता दूं। जो ब्रिटेन का सिस्टम था वो मोनार्कियल था, मोनार्कियल, और इंडिया का जो अपना, हम लोग क्या डेमोक्रेसी पे बिलीव करने लग गए थे, डेमोक्रेसी आ गई थी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, है ना, वहां वो अलग थी, हमारी क्या लोकतंत्र। ठीक है, सो ये डेमोक्रेसी की बात कर रही थी, यानी चेंज तो कर सकता था, अमेंड तो कर सकता है पार्लियामेंट, लेकिन क्या बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बगैर। ये तो धीरे धीरे हम कुछ केसेस आए थे उसको पढ़ेंगे, जैसे एक आया था केशवानंद भारती केस, ठीक है, उसके बाद मिनारवा मिल केस। सो ये कुछ केसेस हैं, हम धीरे धीरे कवर करेंगे, जहां बताएगा कहीं फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रही है तो उसको हम करेंगे, ठीक है ना। सो मैं कुछ केस का सीरीज एक अलग लेके आऊंगा, वहां पे हम ये मिनारवा मिल्स हो गया, केशवानंद भारती हो गया, फिर ठीक है इस तरीके के केस वहां पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। अब दोनों सिस्टम को भी जोड़ा गया, पार्लियामेंट्री और जुडिशियल सिस्टम को भी। ठीक है, उसके बाद इंटेग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जुडिशरी को क्या, न्यायपालिका को क्या एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले करना था, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाया गया। क्या न्यायपालिका मतलब क्या, अगर पार्लियामेंट से एकदम वो अलग, दैट मींस अगर इसका पैसा हो गया, इसकी तनख्वाह होगी, सब क्या अलग रहेगा, सब कुछ सिस्टम अलग रहेगा, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम रहेगा इसमें, और इसका अगर अमाउंट रहेगा, इसका पैसा मतलब तनख्वाह की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा। ये सब आगे की बातें आगे बताएंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम भी इस फीचर में आया, किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी सुप्रीम कोर्ट, कहने की मतलब सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर और नीचे अकॉर्डिंग जो विलेज कोड वगैरह है उनकी बात करी गई है। सो जुडिशियल सिस्टम यहां पे आ गया। उसके बाद अब आता है फंडामेंटल राइट, देखिए बहुत अच्छे से बताया है, ध्यान से समझेंगे। इसके बाद क्या आता है फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स को मैं बता दूं, इसका तो चैप्टर ही अलग लेंगे हम, हल्का सा थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं इसमें क्या किया गया था, क्या लिया गया। एक मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं, हमारे भारतीयों के लिए क्या हमारे बेसिक क्या मौलिक अधिकार होने चाहिए, जो होने ही चाहिए, उनका इस तरीके से क्या वायलेशन नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसके लिए भी कानून बनाए गए, जुडिशियल रिव्यू का कानून बनाया गया जैसे, ठीक है, कोर्ट में जा सकते हैं उसके लिए क्या, पहले ये समझ लीजिए, प्रमोटिंग आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट लाया गया, किसका, फंडामेंटल राइट का। भाई जनता के हित के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, तो उसके लिए यहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मौलिक अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लाया गया। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स तो इसको कवर करेंगे। तो इसमें क्या बात है एक देख लेते हैं, जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब एग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विच कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ देयर राइट्स। मतलब क्या होता है, सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका वायलेशन हो रहा है, उसके हनन हो रहा है, किसका, उसके फंडामेंटल राइट का, उसके मौलिक अधिकारों का, ठीक है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेटिंग राइट हो, ठीक है, जैसे आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी, ठीक है, तो उस आर्टिकल 15 के तहत में क्या हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, ठीक है, सो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो हो रहा है दैट मींस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब वायलेशन होगा तो वो क्या, कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है, ठीक है, वहां से कोर्ट क्या करेगी, रिट इशू करेगी। 5 प्रकार की रिट होती है, इसको मैं एक अलग चैप्टर में थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। हैबियस कॉर्पस, फिर क्या होता है मैंडमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन और
बस क्वावर इंटो। तो ये 5 रिट होती हैं। सो ये क्या करता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, और आर्टिकल 226 के तहत कौन, हाई कोर्ट इशू करता है। इन्हीं के पास अथॉरिटी रहती है कि ये रिट को इशू कर सके। ठीक है, सो इसलिए इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। कौन रिट इशू करता है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल दिस। आर्टिकल हम पढ़ेंगे, अभी आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो उसमें ज्यादा सा फोकस नहीं करना, ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, और दूसरा देख लीजिए क्या लिखा मैंने, सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 2021। आर्टिकल 2021 अभी नहीं पढ़ा है इसलिए घबराना नहीं, बस इतना जान लो कि जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आती है तो उस केस में क्या होता है, कुछ आर्टिकल, कुछ क्या, सभी आर्टिकल को निरस्त कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। क्या है वो हम आर्टिकल पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, तब समझेंगे। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी, और क्या क्या डाला गया भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं, और क्या क्या डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए स्टेट के लिए। देखो, नोवेल फीचर कहा जाता है इसको, फिलोसॉफिकल या नोवेल फीचर कहा जाता है। इसमें क्या था, मीन्ड फॉर प्रमोटिंग आइडिया, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखिए, पहला वाला जो था हमारा वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, और ये था क्या, आइडियल, इकोनॉमिक और सोशल। ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए डीपीएसपी का होना बहुत ज्यादा जरूरी था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी क्या हो गया, ये अगर मैं देखा जाऊं, हमने देखा था फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, किसी का हनन हो रहा है कोर्ट तक दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी, जिसको शॉर्ट में करेंगे हम, वो क्या है, वो जस्टिसेबल नहीं है। आप कोर्ट में जाके उसके लिए गुहार नहीं लगा सकते हैं कि वो उसका वायलेशन हुआ है, भाई उसका कोई वायलेशन नहीं माना जाता है, क्योंकि ये क्या, ये अथॉरिटी है, ये ड्यूटी है। ये किसकी ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ अ स्टेट, ये हमारे स्टेट की ड्यूटी है। क्या हमारी यूनियन की ड्यूटी है, क्या अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स, मतलब ये जो डीपीएसपी में लिखे हुए प्रिंसिपल्स हैं, इनको अप्लाई करना है समाज के एक बेहतर निर्माण के लिए। समाज में क्या लॉ बनाने चाहिए, क्या नियम, क्या कानून बनाने चाहिए, उसके लिए डीपीएसपी का यहाँ पे नाम आया, और इन लोग ने इसको एज अ फीचर इंक्लूड करा। ठीक है, हम इसको भी पढ़ेंगे एक अलग चैप्टर में डीपीएसपी में। ठीक है, सो ये रहे आज कुछ, और नेक्स्ट स्लाइड में और देख लेते हैं कुछ। तो कुछ फीचर और लिखे हैं, इसको देख लेते हैं। क्या लिखा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी पढ़ लिया था, फंडामेंटल राइट देख लिया था हमने। अब है आया है क्या यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी था 1975 से 77 के बीच में, इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे इसको जोड़ लिया गया था। ठीक है, इमरजेंसी यहां लिखा है, इंटरनल इमरजेंसी हो गई थी। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको जोड़ दिया गया था, और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2002 में भी एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको जोड़ा गया था। ये ड्यूटी क्या थी एक्चुअली में, ये हमारी देश के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है, ये उसको दर्शाता है। यहां पे ये लिखा गया, देखिए हमारे पास हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो हमें दिया है, संविधान ने हमें राइट दिया, लेकिन हमारे पास क्या अधिकार है, हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे पास भी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए, कुछ कर्तव्य होने चाहिए हमारे देश के प्रति, हमें हमारे राष्ट्रगान के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे देश के सम्मान में। ठीक है ना, अगर कोई हेरिटेज साइट है, पुरानी मॉन्यूमेंट है, तो उसको हमें खराब नहीं करना है। तो इस तरीके की कई बातें लिखी हैं इसमें। ठीक है, 11 टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं, सॉरी ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 51A में तहत हम इसको ब्रॉडली पढ़ेंगे, जब चैप्टर आएगा अलग फंडामेंटल ड्यूटी तो अच्छा से पढ़ेंगे। बस इतना जान लेते हैं फिलहाल, ये नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता था, कोर्ट में पहुंच जाते थे, सो वो जस्टिसेबल था। डीपीएसबी और ये फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है, बाय एनी कोर्ट, बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर का मतलब समझते हैं, बहुत ज्यादा वर्ड आता है, धर्मनिरपेक्ष। एक होता है पंथ निरपेक्ष, एक होता है धर्मनिरपेक्ष। देखिए, हिंदी में अगर देखा जाए इसके दो मीनिंग हो जाते हैं, मैं बता रहा हूं।
एक होता है पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और एक होता है धर्म निरपेक्ष। यहां पे देखा जाए, कहां गया मैं, हाँ, यहां पे देखा जाए जो ये है इसका मतलब क्या हुआ, सेकुलर का मतलब किसी एक धर्म का ना, मतलब कोई एक धर्म की ओर नहीं भागना। मतलब क्या हुआ, देखिए, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, यानी सब धर्म एक समान है। हम किसी धर्म पे बिलीव उधर नहीं कर रहे हैं या इधर नहीं कर रहे हैं, किसी एक धर्म को ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, सब धर्म एक समान है। यहां पे ये बात होती है सेकुलर स्टेट की, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में हर धर्म के लोग रह रहे हैं और हर धर्म की उनके धर्म के हिसाब से अपनी अपनी अहमियत है, वैल्यू है। सो इंडिया क्या एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष। ये तो कहने की बात है, देखिए, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष एक फिलोसफिकल टॉपिक है। मैं बता दूं, जब मैं फिलोसफी का लिया था मैंने एज अ सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल में, तब एक मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था, डिफरेंस बिटवीन धर्मनिरपेक्ष एंड पंथ निरपेक्ष। हिंदी में तो ये एक ही होता है, सेकुलर स्टेट, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अगर देखा जाए तो इंडिया के रिस्पेक्ट में। सो इतना हम यहाँ पे जान लेते हैं, फीचर में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए सेकुलर स्टेट क्या है, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म को नहीं मानना, मतलब, या किसी हर धर्म को मानना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब क्या हुआ धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे सिर्फ इतना इतना मतलब जानिए कि सर्वधर्म की समानता, मतलब सभी धर्म को एक समान समझना। इसलिए कोई ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, ऑफिशियल लैंग्वेज तो है लेकिन ऑफिशियल रिलीजन की बात हो रही है, यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन जैसे डिक्लेयर नहीं है कि हिंदू मुस्लिम इस तरीके से। जैसे आजकल तो बात अलग चल रही है, इस समय चल रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित करा जाए या मुस्लिम राष्ट्र घोषित करा जाए, ये एक अलग ही एजेंडा चल रहा है इस समय, ठीक है। सो यहां है सेकुलर स्टेट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वर्ड लिया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, यानी 1976 में, और ये तैयार हो गया, यानी ये तो बाद में ऐड करा गया था प्रिम्बल में, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि सेकुलर को अगर पहले तो मैं बता दूं समझना है तो इसमें कई बातें हैं, सिर्फ धर्म की समानता नहीं देखी जाएगी, वहां पे क्या कास्ट की हो गई, रंग भेद की हो गई, सबकी समानता। जरूरी नहीं वो साउथ वाला काला है तो हम गोरे हैं इधर के नॉर्थ में, तो हम उसको हीन दृष्टिहीन भावना से देंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रेसिज्म हो गया, रेसिस्ट हो गए हम। सो ये सब सेकुलर में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब होनी चाहिए, ठीक है ना, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो ये सब बातें किसमें आती है, सेकुलर में आती है। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारा इंडिया सेकुलर इसीलिए बनाया है। पहले सेकुलर की मीनिंग समझ लो भाई लोग, जो चिल्लाते मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो चिल्लाते हैं कि भारत सेकुलर है, भारत सेकुलर है, कुछ भी बयानबाजी करते हैं। जब सेकुलर भारत में रह रहे हो तो ये बताओ क्यों धर्म को लेकर चिल्लाते हो। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को ही इतना मानते हैं, ठीक है ना, अगर आप संविधान को इतना मानते हैं तो क्यों चिल्लाते हैं कि ये धर्म वो धर्म, हाँ, गलत है। चलिए खैर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें क्या था देखिए, धीरे धीरे वोटिंग के राइट जब बन ही चुका था संविधान, तो वोटिंग राइट भी मिलना चाहिए। तो उसमें लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ठीक है, उसमें हर प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग राइट दिया गया था, 18 साल के जो भी ऊपर उम्र का था। लेकिन पहले जो ये वोटिंग राइट था वो कितना उम्र के लोगों को था, 21 को, लेकिन इसको 1988 से क्या कर दिया गया, घटा दिया, 21 से 18 साल तक के बच्चे, यानी अब 18 साल तक के भी लोग वोट दे सकते थे। तो ये एक एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम हमारे कंट्री में। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है, उस समय सिंगल सिटीजनशिप थी, लेकिन थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं, उस समय की बात है जब ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तैयार हो रहा था प्रारूप, उस समय की बात है। तो जम्मू कश्मीर एक अलग पार्ट में आ जाता था, तो उस समय कह सकते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप थी वहां के नागरिकों के लिए, लेकिन बाकी के लिए क्या सिंगल सिटीजनशिप थी, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, इसी में क्या हुआ, एक फीचर और है, इंडिपेंडेंट बॉडीज, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी बनाई दी गई, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसको कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, क्योंकि ये ऑडिट करने का इसके पास अथॉरिटी रहती है। क्या इसके पास रेवेन्यू ऑडिट, कंसोलिडेटेड फंड
वगैरह, इनको ऑडिट करने का क्या रहता है, राइट रहता है। ठीक है, कॉन्टीजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड, इसको हम पढ़ेंगे अच्छा से, किसको राइट होता है किसको नहीं होता है। ठीक है, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सो ये सब एक कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई। ठीक है, जो इन पे डिपेंड नहीं है, ये क्या करेंगी, एड एडवाइस देंगी, किसको, एग्जीक्यूटिव को, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्टेट के केस में ये एग्जामिनेशन अपॉइंट करवाएंगी, जिसमें एग्जामिनेशन करवाएंगी, जिसमें क्या करेंगे, भर्ती कराएंगे ऑफिशियल्स को, ऑफिसर्स को। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह सब प्रोसीजर ये यूपीसी और एसपीएससी के अंडर आता है, जिसको हम पढ़ भी रहे हैं। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन आया 352, 356 और 360, नेशनल इमरजेंसी, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, हल्का सा ये डिटेल दे रहा हूं क्या फीचर रहा इसमें इसलिए। ठीक है, इंटरनल एग्रेशन हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, ठीक है, या फिर वॉर की स्थिति हो, इस समय 352 धारा घोषित कर दी जाती है। ठीक है, और स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, अगर स्टेट में इमरजेंसी लग रही है, प्रेसिडेंट रूल, इमरजेंसी का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है किसी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा में। ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर, दैट मींस ये लागू हो गई प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल फेलियर हो रहा है कंट्री में, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के, ये सब पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम, भाई ये भी आया था 73rd और 74th अमेंडमेंट, इसको भी बाद में जोड़ा गया था 1992 में, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, पंचायत होनी चाहिए, म्युनिसिपैलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, उसके क्या वर्क फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट लाया गया, ये भी फीचर इसी में है, हम अभी लिख ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि है तो इसी में, हालांकि जोड़े बाद में गए थे। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक गठन होना चाहिए, जिसमें ये कब आया था, 97th CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। इसमें क्या ये आर्टिकल आता है 243ZH से 243ZT, इसमें क्या था, ताकि कोई एप्रोप्रिएट लॉ बना दिया जा सके। सो ये सब कुछ फीचर्स थे। ठीक है, इसको भी हम बाद में ही कवर करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे हैं इनको सेपरेटली ही कवर करके ही समझ में आएगा अच्छा से। तो ये तो बात रही फीचर्स की। अब ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ, उसको देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हमने पढ़ लिए थे, इसके कुछ बेसिक फीचर्स थे। अब क्या है, यहां पे देखते हैं क्रिटिसिज्म, क्या क्रिटिसाइज हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कुछ ही पॉइंट है, देखते हैं क्या लिखे। देखिए, कई बार क्या कहा गया इसको, ये है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, सीधी सी बात थी, देखिए ये कई देशों से लिया गया था, सो इसको बहुत ज्यादा ये क्रिटिसाइज किया गया था कि अपना नहीं बन सकता है, बहुत जगहों से लिया गया है ये। ठीक है, और मोस्टली देखा जाए तो सीधा सीधा ये कहां से ले लिया गया था, 1935 के। तो इसको ये भी कहा गया क्या, अ कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1930, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 का जो एक्ट था उसी का बिल्कुल कार्बन कॉपी है। सो ये भी कहा गया, या किसी ने ये भी बोला अमेंडेड वर्जन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बदला हुआ एक स्वरूप है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं, देख लेते हैं नाम, एन श्रीनिवासन है एक, उसने क्या कहा था, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ये, इसने बोला था कि क्लोज कॉपी बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस, बहुत ही ज्यादा ये क्या है, एक क्लोज कॉपी है लैंग्वेज सब्सटेंस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है लैंग्वेज में देख लो, बिल्कुल लैंग्वेज भी वैसी है। ठीक है, सब्सटेंस जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट था, उसने क्या कहा था, इसको देख लेते हैं। ऑलमोस्ट कॉपीड, इसने भी वही बात है। देखो ये बात वही हो रही थी कि कहां से 1935 को कॉपी किया गया था। भाई मैं भी बोला, पहले भी आपको पढ़ाया जो फीचर, हाँ बिल्कुल ये लिया गया था। अब एक चीज बताइए, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें कोई जब कोई ले रहा है, हम जब ये ले रहे थे तो कोई पेटेंट राइट तो किसी का नहीं था कि वो लॉ को नहीं ले सकते। हम अपने देश का कानून बना रहे हैं, वो कानून अच्छा लगा, अगर उस देश में अच्छा इंप्लीमेंट हुआ है तो क्यों ना वो कानून को लिया जाए, बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। हमें एक दूसरे से सीखना तो जरूरी है ना। तो वही काम यहाँ अंबेडकर जी ने करा था, ठीक है ना। लेकिन इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, कार्बन कॉपी बोला गया, ठीक है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। उसके बाद पीआर देशमुख, जो कि एक मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो भी थे,
ठीक है, संविधान सभा के एक मेंबर थे। क्या कहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओनली एडल्ट फ्रेंचाइजी एडेड, मतलब ये पूरा का पूरा वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है, लेकिन इसमें बस एक कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया था एडल्ट फ्रेंचाइजी का। सो अलग अलग मत थे, लेकिन कुल मिला के लोग यही कह रहे थे कि कार्बन कॉपी है 1935 का, या बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग देशों से। यानी इंडिया वालों ने करा क्या है, बस छाप लिए एक दूसरे का देख के। और क्या क्रिटिसाइज किया था? अन इंडियन और एंटी इंडियन है, मतलब भारतीयों के लिए बन रहा है लेकिन भारतीयों के खिलाफ है, इसमें कोई पॉलिटिकल ट्रेडिशन या स्पिरिट ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, देश की कोई भावनाएं प्रकट नहीं हो रही, प्रतीति नहीं हो रही है इसमें। जैसे यहां पे क्या कि हनुमानतिया ने क्या कहा था, मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो था, उसने क्या कहा था? वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार। क्या कहा था? वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार, बट वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड। हम चाहते थे कि वीणा या सितार बजे, लेकिन बज क्या गया? हमारे पास आया इंग्लिश बैंड। ठीक है, ये इसका कथन था। भाई क्या था? क्रिटिसाइज, और कुछ थोड़ी था, आलोचना कर रहा था बस। लोकनाथ मिश्रा ने क्या कहा था? स्लेविश सरेंडर टू वेस्ट। ठीक है, वेस्ट की ओर पूरा सरेंडर ही कर दिया, और कुछ नहीं था ये यूरोपियों के ऊपर, मतलब एक तरीके से था उन्हीं का। लक्ष्मी नारायण साहू, इसने क्या कहा था? नो स्पिरिट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का कोई स्पिरिट ही नहीं जाग रहा है इसमें, ये ऐसा संविधान बना है। ठीक है, सो थोड़े दिन बाद क्या होगा? ब्रोक डाउन, टूट जाएगा, ये चलेगा ही नहीं इस तरीके का संविधान। तो ये बातें आ रही थी। ठीक है, बोरोड, कार्बन कॉपी और अन इंडियन। उसके बाद आया अन गांधीयन। कुछ लोग का मानना यह था कि जो अंबेडकर जी, गांधी जी आपस में इनकी बनती नहीं थी, कुछ लोग का यह मानना था। तो अंबेडकर जी क्या गांधी जी के कॉन्सेप्ट, फिलोसफी और उनके सिद्धांत को नहीं लाना चाहते थे, इसलिए ये अनगांधीयन भी, बिकॉज डजंट कंटेन फिलोसफी एंड आइडियल ऑफ गांधी। इनकी ना आइडियोलॉजी लाने चाहते थे, ठीक है, ना इनकी फिलोसफी लाना चाहते थे अंबेडकर जी। कुछ लोग का मानना ये था, इसलिए ये अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। गांधी जी के कोई आदर्श, कोई गांधी जी से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है इसमें, उनके सिद्धांतों की, फिलोसफी की। ठीक है, सो अनगांधीयन भी कहलाया, इस कह के भी क्रिटिसाइज किया गया। एलिफेंटाइन साइज, ये पहले ही बता चुका हूं, बहुत ब्रॉड था। देखिए, टू बल्कि, टू डिटेल्ड एंड कंटेन सम अननेसेसरी एलिमेंट, बड़ा था, भारी था, और साथ ही साथ में क्या भाई, कुछ अननेसेसरी, इसमें काफी कुछ बातें ऐसी लिखी थी जो जरूरी नहीं है, लेकिन बस लिखे जाओ कार्बन कॉपी की तरह। तो ये बातें हो रही थी यहाँ पे एलिफेंटाइन साइज, इसलिए इसका एलिफेंटाइन साइज हुआ। तो कहा गया कि भाई जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसको अडॉप्ट ही नहीं करेगी। कई लोग ने ऐसे क्रिटिसाइज करा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसको अडॉप्ट ही नहीं करेगी। भाई इतने एलिफेंटाइन साइज को कौन अडॉप्ट करेगा, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे समझा जाएगा। और दूसरी बात, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, यहाँ पे सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि ये जो है असल में क्या है, लॉयर्स डॉक्यूमेंट है, वकीलों का ही है, ये एडवोकेट्स डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसकी जो भाषा थी टू लीगलिस्टिक एंड टू कॉम्प्लिकेटेड, मतलब भाषा थी वो लीगल फॉर्म में थी, वकीलों वाली भाषा थी, आम जनता जिसको ना समझ पाए, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। सो ये क्या, इसलिए कहा गया क्या, लॉयर्स डॉक्यूमेंट। और खासकर इसमें जब ये डॉक्यूमेंट को तैयार किया, मोस्टली इसमें क्या वकील वगैरह इन्हीं का योगदान ज्यादा था। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिटिसाइज करा गया। ठीक है, सो हमने आज इसका साइलेंट फीचर्स को खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब मैं एक स्लाइड अलग आपको वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मैं कहां से क्या बोरो करा गया उसको आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। कोई कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं उसमें सुधार भी करूंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो प्लीज सपोर्ट तो बनता है। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है, खत्म करा चुका हूं। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, हम कंप्लीट करा देंगे। बस आपका जो मटेरियल यूज लगता है आप ले लीजिए मुझसे बस। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।